हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तां में आप लोगों का फिर से स्वागत है। कल की रिक्वेस्ट, वैसे तो पोएट्री वाले चैनल पे मैंने बता दिया है कि रिक्वेस्ट क्या थी, कि मुझे थोड़ा सा टाइफाइड है। थोड़ा सा क्या, टाइफाइड तो टाइफाइड ही होता है, ज़्यादा थोड़ा कुछ नहीं। इसलिए स्टोरी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई आ रही और कोई नहीं, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, बस यही रिक्वेस्ट थी। बाकी कोई और रिक्वेस्ट नहीं थी। जैसा कि आप लोग कमेंट में बोल रहे हैं तब्दीली वाले में, वो आप लोगों का है। आप लोग किस बात को किस नज़रिए से देखते हैं, वो आपकी अपनी सोच है, उस पर किसी का कोई ज़ोर नहीं है। किसी को ये मानना है मानवी प्यार नहीं करती तो वो मान सकता है, कोई ये मानना चाहता है कि मानवी प्यार करती है बट वो डर रही है, वो मान सकता है। वो आपकी अपनी सोच है, उस पर मेरा कोई कमेंट या कोई रिक्वेस्ट नहीं हो सकती। मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि माँ के लिए कभी कुछ मत बोलना, बाकी जिस पे जो कमेंट करना है वो आराम से कर सकता है, क्योंकि हर किसी का अपना तरीका होता है चीज़ों को देखने का, सोचने का। कुछ लोग होते हैं जो स्टोरी के पीछे की वजह समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने कुछ किया है तो क्यों किया है, इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सुनते हैं, वही समझते हैं और उसी पे रिएक्शन देते हैं। तो बस वही चीज़ें हैं, तो उस पे मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। वो आप लोगों का अपना मैटर है और आप लोगों का पूरा हक है कमेंट करने का, कुछ भी बोलने का, तो आप बोल सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट बस यही थी कि स्टोरी आने में थोड़ा इधर उधर हो रहा है, और मेरी तबीयत की वजह से, बाकी और कुछ नहीं। सो उसमें एडजस्ट कर लिया जाए। थैंक यू। स्पीच लंबी हो गई, आते हैं स्टोरी की तरफ। अजीब दास्तां। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि समिता से अक्ष की बहस हो जाती है। वो बार बार यही कह रही होती है कि आप हमेशा श्रुति की साइड क्यों लेती रहती हो, और समिता उनको समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही होती है कि ऐसा नहीं है, वो जो कर रही हैं वो आपके लिए ही कर रही हैं, किसी और के लिए नहीं कर रही हैं। जिससे कोई और ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, कोई और ना आप पे उंगली उठाए, बस इस वजह से। नहीं तो उन्हें क्या मिल जाएगा यार। मोहब्बत तो आपको उनसे वैसे भी नहीं है, क्लोज आप उनके जाते नहीं हो, तो ये सब करके उन्हें क्या मिलेगा। उन्हें तो बल्कि एक अंदर डर ही होगा ना कि मैं ये सब कर रही हूँ, इसका रिजल्ट पता नहीं क्या निकले। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। तो अक्ष कहते बस बस बस। समिता कहती मुझे एक बात बताना अक्ष। बोलती हाँ, कि आप इतने समझदार हो, हर किसी का दर्द, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सब कुछ आपको समझ में आता है, सब कुछ। लेकिन जब बात श्रुति की आती है तो आपकी समझदारी, आपकी मैच्योरिटी, आपको लाइफ को देखने का आपका अपना नज़रिया, वो सब कहाँ चला जाता है। अक्ष कहती है मुझे नहीं पता और मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। आई डोंट लाइक हर, दैट्स इट। आई डोंट लाइक हर। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, बस बात यहीं ख़त्म करो। और इस तरह से बात ख़त्म होती है और अक्ष बात को पलट देती है और दूसरे बातें करने लगते हैं, अपनी पर्सनल बातें, बाकी और चीज़ें, इधर उधर की बातें, हंसी मजाक दोनों के बीच में होने लगता है। और इधर नीचे का माहौल कुछ अलग ही कहानी कह रहा होता है। बहुत ज़्यादा श्रुति और उनके कज़न के बीच में, अक्ष की कज़न के बीच में, कहते हैं ना 36 का आंकड़ा आ चुका था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स। 36 का आंकड़ा। उनके कज़न श्रुति को बहुत घूर के देखते हैं। श्रुति आराम से इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है।
अक्ष की मॉम श्रुति को बुलाती हैं, कहती हैं श्रुति इधर आओ। और जाती हैं, कहते हैं जी मॉम। कहती हैं यहाँ बैठो मेरे पास। वहाँ अक्ष का भाई भी बैठा होता है। तो कहती हैं हाँ मॉम बोलिए। कहती हैं एक बात बताओ, अक्ष और तुम्हारे भी सब ठीक है ना? श्रुति बोलती है जी मॉम बिल्कुल सब ठीक है। क्या आपको क्यों ऐसा लग रहा है? कहती नहीं, कुछ तो है, तुम बता सकती हो मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम है। कैन हैंडल दैट। श्रुति कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, आप इतना टेंशन ना लीजिए, सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो उसकी मॉम कहती है पक्का ना? देख लो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो और तुम्हारी हेल्प भी कर सकते हैं। तो कहती है नहीं नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि अक्ष तुम्हारे साथ सही से बिहेव तो कर रही है ना? कहती है हाँ मॉम बिल्कुल कर रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ कर रही है। तो उसकी मॉम कहती है आर यू श्योर? तो कहती है हाँ मॉम आई एम श्योर, कुछ भी नहीं है ऐसा, आप बस बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इसलिए आप परेशान हो रहे हो, और कुछ भी नहीं। तो उसकी मॉम कहती है देख लो अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुम बता सकते हो। तो कहती है जी मॉम आपको नहीं बताऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, बताऊंगी तो आपको ही। तो उसकी मॉम बोलते हैं ठीक है, ध्यान रखना अपना। श्रुति कहती है जी मॉम पक्का श्योर। तो कहते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगी ना। कहते हैं ठीक है, और एक बात बताओ अक्ष की कज़न से कुछ दिक्कत चल रही है? तो श्रुति 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है, बिल्कुल शांत। उन्हें उस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि वो क्या बोलें क्या कहें, तो एकदम शांत होती हैं। और उसकी मॉम बोलती बोलो कुछ कहा उन्होंने, बता सकती हो तुम? कहती नहीं मॉम वो क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिए ना, कुछ होगा तो मैं हूँ ना हैंडल करने के लिए। तो कहती है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, देख लेना जैसा भी हो। ठीक है मॉम, और ये बोल के वो वहाँ से हट जाती है। अक्ष भी समिता से बात करके नीचे रूम में आते हैं, रूम में बैठे होते हैं और श्रुति रूम में एंटर करती हैं। श्रुति को देखते ही अक्ष को गुस्सा आने लगता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करते हैं और अपना लैपटॉप उठा के उसमें कुछ वेब सीरीज वगैरह देखने लगते हैं। श्रुति भी वहाँ अपना काम कर रही होती हैं, अपने कपड़े वगैरह सब समेट रही होती हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही होती बिल्कुल भी कि वो अक्ष से बात करें। बात करना चाहती थी, अक्ष के पास बैठना चाहती थी, लेकिन कुछ भी नहीं। अक्ष का थोड़ा ड्रेसिंग स्टाइल इस तरह से होता था कि जब वो शर्ट पहनते थे तो शर्ट के ऊपर की कॉलर वाली छोड़ के 2 बटन खुली हुई रहती थी, और श्रुति को इनका ये स्टाइल अच्छा तो लगता था लेकिन खराब भी बहुत लगता था, बहुत ज़्यादा।
खराब इसलिए लगता था कि जब कोई और देखता था तो श्रुति को जेलस फील होता था, और जब वो अकेले होते थे तो सिर्फ श्रुति देखती थी, इसलिए श्रुति को अच्छा लगता था। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अक्ष अपने लैपटॉप में आराम से बैठ के मूवी एंजॉय कर रही थी और श्रुति की नजरें बार बार अक्ष के ऊपर बढ़ रही थी। अक्ष का वो क्यूट सा फेस, पिंक लिप्स, खुले हुए बाल, गले में चेन जो कि उन्हें उसके ससुराल से मिली हुई होती है, आंखों में मासूमियत, चेहरे पे बिल्कुल सादगी, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है। लिटरली वो वाली फीलिंग आ रही थी श्रुति को उसको देख देख के। श्रुति की नजरें बार बार उनको देखती हैं, उनका मन करता है कि जाके बस उसके सीने से लिपट जाएं और बेसहार उनकी बाहों में रोने लगे। बेसहार अपना सारा दर्द निकाल दे, उनका सारा दर्द अपने अंदर ले ले। लेकिन वो एक ख्वाब था जो शायद ही हकीकत बन सकता था, शायद ही। खैर अक्ष अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तभी उनकी नज़र श्रुति पे पड़ती है तो देखते हैं कि श्रुति उन्हीं को देख रही होती है। उनकी नजरें श्रुति की नजरों से मिलती है, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी अक्ष को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो अपनी नजरें एकदम से हटा लेते हैं। एकदम से नजरें हटाने के बाद वो लैपटॉप बंद करते हैं और रूम से बाहर निकलने लगते हैं। और श्रुति अपने कपड़े रख के वॉशरूम की तरफ जाने लगती हैं। तभी श्रुति का पैर उनकी साड़ी में फंसता है और वो एकदम से गिरने लगती हैं। तो अक्ष उनको पकड़ती हैं और सीन कुछ ऐसा होता है कि अक्ष की बाहों में श्रुति का हाथ अक्ष की कॉलर को बहुत जोर से पकड़ा हुआ होता है। अक्ष तो अंदर से दिल मिला जाते हैं, लेकिन श्रुति, हाय, ऐसा लगता है ये वक्त यहीं ठहर जाए, ये लम्हा यहीं कैद हो जाए और मैं इनकी बाहों की कैद में ताउम्र ऐसे ही रहूं। यार श्रुति के दिल में से ऐसी आवाज आती है कि यार कोई तो मुझे उम्र कैद की सजा सुना दो, इनकी बाहों की उम्र कैद। मैं तमाम उम्र इनकी बाहों की कैद में बिता सकती हूँ बिना किसी शिकायत के। बस कोई कर दो मुकदमा मुझ पे मेरी मोहब्बत का, कोई कर दो मुकदमा मुझ पे मेरी मोहब्बत का। मुझे इनकी बाहों का उम्र कैदी बनना है, मुझे इनकी बाहों का उम्र कैदी बनना है। ये जज्बात उमड़ रहे होते हैं श्रुति के दिल में। माहौल काफी रोमांटिक होता है, जो कि पर्पसली नहीं क्रिएट किया गया होता, वो एक्सीडेंटली क्रिएट हो जाता है। अक्ष श्रुति को उठाने की कोशिश करते हैं और उनको सीधा खड़े करने की कोशिश करते हैं, तभी श्रुति जानबूझ के फिर से फिसल जाती है। अक्ष उसे फिर से थामते हैं। श्रुति कम नहीं थी, श्रुति बहुत हिम्मत करके भगवान का नाम लेते हुए अपनी एक चाल चलती है।
हाथों से जो शर्ट की कॉलर अक्ष की पकड़ी हुई होती है, तो एक हाथ से वो धीरे धीरे अपना हाथ अक्ष के नेक की तरफ ले जाती है और धीरे धीरे उनको टच करने की कोशिश करती है, बहुत ही सेडक्टिव वे में। इस वार से अक्ष बिल्कुल अनजान होते हैं कि श्रुति ऐसा कुछ भी कर सकती है, और वो एकदम से हड़बड़ा जाते हैं श्रुति के इस हरकत से। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि वो रिएक्ट कैसे करें। उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है और श्रुति इस पल को बहुत एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि श्रुति को इतना विश्वास तो होता है कि अक्ष उन्हें कभी जमीन पे नहीं छोड़ेंगे। तो वो अपनी हरकत को अंजाम दे रही होती है, तभी रूम में कसन बिना नॉक के एंटर हो जाती है। अक्ष को जब ये लगता है कि रूम में कोई आ रहा है, तो श्रुति को फिर से खड़ा करने की कोशिश करती है, और श्रुति की नज़र जब कसन पे पड़ती है तो वो अपना सर अक्ष के चेस्ट पे रख देती है और अक्ष से कहती है, थैंक यू, आपका टच ना मुझे पूरा होने का एहसास दिलाता है। हालांकि वो कज़न को सुना ज़रूर रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने दिल की बात अक्ष के दिल तक पहुंचा रही होती है। अक्ष को लगता है कि वो कज़न को दिखाने के लिए ये सब कर रही हैं, तो उस पल तो वो कुछ नहीं कहते और श्रुति को थोड़ा सा सीधा खड़ा करते और कहते हैं, खड़े हो तुम, लगी तो नहीं ना? तो कहती है, नहीं, आप हो तो मुझे कैसे लग सकती है, मुझे तो कभी भी नहीं लग सकती आपके होते हुए, इतना क्या डरना जब आप हो तो। और ये कहते हुए वो अक्ष के शर्ट की जो दूसरी बटन होती है वो बंद कर देती है। अक्ष कहते हैं, अच्छा मुझे काम है, मैं अभी आती हूँ। तो कहती हैं कि हाँ ठीक है, जाइए। और अक्ष वहाँ से चले जाते हैं। उनकी कज़न ये देख के बिल्कुल पागल सी हो जाती है और वो पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी श्रुति कहती है, दीदी। तो पलटती हैं और कहती है, हाँ बोलो। कहती, दीदी क्या चेक करने आए थे? वैसे आपको एक फ्री एडवाइस दूँ, किसी के रूम में जाने से पहले ना नॉक कर लेना चाहिए, और ख़ासकर अगर रूम कपल्स का हो तो ज़रूर। पता नहीं ना कौन से मोमेंट पे वो दोनों क्या कर रहे हो, जैसा कि अभी आपने देखा था, है ना? तो थोड़ा सा एडिकेट्स, नथिंग एल्स। और ये कह के श्रुति रूम से बाहर चली जाती है। श्रुति उस लम्हे में बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा। वो छोटे छोटे लम्हों को जी रही होती है। एक्सीडेंटली जो लम्हे क्रिएट हो रहे होते हैं वो उनको अपने दिल में समेट रही होती है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता होता कि आगे कौन सा लम्हा, कौन सा दर्द उसका इंतज़ार कर रहा हो। खैर, अक्ष बाहर चले जाते हैं और एज़ यूजुअल समिता से बात करने लगते हैं। फिर से सारी बातें समिता को बताते हैं और समिता उनका अच्छे से मजाक बनाती हैं, कहती हैं, ओए होए क्या बात है। अक्ष कहते हैं, बस यार बहुत हो गया, ये सब ड्रामे में ये दोनों मुझे क्यों पीस रही हैं? मुझे पता है कितना अनकंफर्टेबल फील होता है। इन दोनों का ड्रामा है, ये दोनों अपने आप सुलझा लें। तो समिता कहती है, यार क्या हो गया, एक बात बताओ, इसमें श्रुति की क्या गलती है? नहीं, बताओ आप, क्या गलती है उसकी? अब अगर वो इस तरह से करेंगी तो कोई बोलेगा ही बोलेगा ना, कोई क्या करेगा, यही करेगा।
और कुछ तो करेगा नहीं। आप बिना बेवजह बस लड़ाई करने को कहता और कुछ नहीं। तो अक्ष बोलती है कि हाँ सही कह रहे हो, मैं ही तो हूँ सारी जड़। खैर छोड़ो, जाने दो। इनकी कज़न बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं श्रुति के इस बिहेवियर पे, और मन में ठानती हैं कि अक्ष को तो मैं अपना बना के छोड़ूंगी, चाहे जैसे बनाऊंगी उन्हें अपना बना के छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। खैर वो ये कसम ले लेती हैं और इधर वक्त कटने लगता है। श्रुति घर के कामों में लगी हुई होती हैं, अपनी स्टडी काम ये सब चल रहा होता है उनका। और धीरे धीरे रात होने लगती है, और जैसे जैसे रात होती है अक्ष के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि फिर से उसी रूम में जाके सोना ये सब सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा। खैर समिता से बात करके उनका दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाता है, और समिता एज यूजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा रही होती हैं। दोनों को एक दूसरे का दिल का हाल नहीं पता होता कि दोनों एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं, क्या जज्बात जुड़े हुए हैं। हालांकि इस बात का अंदाज़ा श्रुति को हो चुका होता है कि कहीं ना कहीं अक्ष श्रुति को पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती कि वो कुछ कह दें, उन्हें उनके दिल की बातें समझा दें। रात आ जाती है और अक्ष अपने घर आते हैं, जाके मम्मी के पास अपने बैठते हैं। उनकी मॉम उन्हें समझाती हैं कि क्या चल रहा है, श्रुति से बात क्यों नहीं करते। अक्ष कहते हैं क्या बात करूं, कुछ होने भी तो चाहिए। और मम्मी देखो शादी की बात हुई थी, ये सारी बातें नहीं हुई थी, तो बार बार उसी टॉपिक पे चिक 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 करना ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है ना, तो इस बात को ही ख़त्म कर दो, क्या चिक 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 लगा रखी है। ये कह के वो वहाँ से उठ जाते हैं, तो उनकी मम्मी कहती है खाना लग रहा है, खाना खा के जाओ। तो कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर से खा के आई हूँ। कहती हैं अच्छा, और जो घर में बना है उसका क्या, उसका क्या। तो अक्ष कुछ नहीं बोलते और श्रुति वहाँ डाइनिंग टेबल पे सबका खाना लगाने लगते हैं। जाके वहाँ पे बोलती हैं मॉम को कि खाना लग चुका है। खाना लग चुका होता है और सब लोग आके अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। श्रुति खड़ी हुई होती है, तो उनकी मॉम बोलते हैं तुम भी बैठो खाओ। तो श्रुति कहती है नहीं, पहले आप लोग खा लीजिए, उसके बाद खाते हो। अक्ष अभी भी रूम में बैठे हुए होते हैं, तो उनकी मॉम उनको आवाज़ लगाती हैं। अक्ष उठ के आते हैं, उनकी मॉम कहती है बैठ के खाना खाओ, तुम्हारे चक्कर में वो भी नहीं खा रही। तो अक्ष कहती है ओह मेरे चक्कर में क्यों। कहती हैं जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक वो नहीं खाएगी, तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन जब तक तुम ब्रेकफास्ट नहीं कर लेते वो करती नहीं है, जब तक तुम दोपहर का लंच नहीं कर लेते तब तक वो खाती नहीं है, और जब तक रात का डिनर नहीं कर लेते तब तक वो भी डिनर नहीं करती। तो चुपचाप यहाँ बैठो और खाना खाओ और वो भी खाए जिससे। अक्ष श्रुति की तरफ देखती और कहती है सही नौटंकी है तुम्हारी, अच्छे से पता है ना सबके दिल में जगह कैसे बनानी है, लेकिन भूल के भी मत सोचना कि तुम अपने इन पैतरों से मेरे दिल में जगह बना सकती हो। समझ में आया। श्रुति ये सब सुन के उसे थोड़ा हर्ट होता है, लेकिन फिर वो इग्नोर कर देती है और आके अपनी मॉम के पास बैठने लगती है खाना खाने के लिए। लेकिन उनकी मॉम कहती है जाओ वहाँ
वो जैसे ही खाने का निवाला उठाने के लिए अपना हाथ ऊपर कर रहे होते हैं तभी नीचे से अक्ष उनका हाथ जोर से पकड़ लेते हैं और उन्हें हर्ट करने लगते हैं। उनके हाथों को इतनी तेज दबा रहे होते हैं कि श्रुति को पेन हो रहा होता है। श्रुति की मॉम बोलती है, मतलब अक्ष की मॉम, कि खाना खाओ श्रुति, खा क्यों नहीं रही हो। अक्ष भी बोलती है, हाँ श्रुति खाना खाओ, क्यों नहीं खा रही हो, मेरे साथ खाना होता है ना, तो मैं खाओ, क्या दिक्कत है। श्रुति की आंखों में आंसू आने लगते हैं दर्द से। अक्ष की नज़र जब उनकी आंखों पे पड़ती है कि उनकी आंखें डबडबा रही हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो तुरंत उनका हाथ छोड़ देते हैं, तुरंत। हालांकि उनके हाथ में काफ़ी पेन हो रहा होता है। वो किसी तरह से खाना खा लेते हैं और वहाँ से बर्तन उठा के ले जाने लगते हैं, तो अक्ष ये समझ जाते हैं कि उनके हाथों में दर्द हो रहा है, तो उनके साथ बर्तन हटवा के किचन में रख देते हैं। हालांकि वो श्रुति से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब रिश्ता जुड़ जाता है तो दर्द महसूस होने ही लगता है, कितना भी भागो। तो वहाँ बर्तन वर्तन रखवाते हैं और श्रुति से कहते हैं, जाके आराम करो, कोई और धो लेगा। श्रुति वहाँ से जाने लगती है, तभी उनकी कज़न सबके सामने बोलती हैं, ये कोई तरीका नहीं होता श्रुति, बहू हो इस घर की, झूठे बर्तन किचन में रख के जा कहाँ रही हो, ये कोई तरीका नहीं होता है। अक्ष वहाँ चुपचाप खड़े होते हैं। श्रुति की मन तो करता है जवाब दे, लेकिन वहाँ मॉम होती हैं, पापा होते हैं, भाई होता है, चाची होती हैं, मौसी होती हैं, इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती हैं। तभी उनकी मौसी और चाची भी बोलती हैं, हाँ श्रुति ये कोई तरीका नहीं होता, बर्तन खाने के बाद धो के रखने चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। इतना तो सिखाया ही होगा तुमको। उनकी कज़न बोलती है, अरे इनको क्या सिखाया होगा, लंदन में पढ़ी बड़ी लड़की हैं, इन्हें कोई क्या सिखाएगा, और भाई इनसे कुछ मत बोलो, नहीं तो इन्हें बुरा लग जाएगा, तो ये अपने पापा से शिकायत कर देंगे हमारी, फिर क्या होगा। श्रुति तुम में इतनी तो अकल होनी ही चाहिए ना, वैसे भी तुम्हारी शादी कोई उसमें तो हुई नहीं, अक्ष को तो तुम वैसे भी नहीं पसंद हो। काफ़ी देर तक अक्ष सुनते रहते हैं, तभी अक्ष कहते हैं, बस बहुत हो चुका, जिस दिन से ये आई है उस दिन से सारे काम कर रही है ना घर के, किसी से शिकायत की है, किसी से कुछ कहा है। और तुम, वो अपने कज़न की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कहा है किसी से, तुम क्या इतना बोल रही हो, क्या हो इस घर की बेटी हो ना तुम भी, तुम जाके क्यों नहीं धो लेती, उस पे नाम लिखा है क्या श्रुति का, कि श्रुति ही धोएगी, नहीं लिखा ना। और खबरदार किसी ने बदतमीजी से बात की श्रुति से तो इस घर की बहू है, जैसा कि मम्मी कहती हैं, तो उसी तरह से ट्रीट किया जाए, पूरी इज्जत दी जाए, बदतमीजी ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर किसी को बदतमीजी करनी है इनसे, तो समझ लो मुझसे बदतमीजी की जा रही है, समझ में आ गया। और तुम जाके बर्तन धो, यहाँ मत खड़ी रहो। श्रुति को तो ऐसा लगता है जैसे हाय, सारे दर्द 1 मिनट में उसके रफू चक्कर हो जाते हैं, 1 सेकंड के अंदर। और वहाँ से वो श्रुति का हाथ पकड़ती है और रूम में ले जाती है, रूम का डोर क्लोज करते हैं। श्रुति उनसे कहने जा ही रही होती है कि थैंक यू, तभी अक्ष उन्हें हाथ दिखा देते और कहते हैं, किसी उसमें मत रहना, गफलत में, कि मुझे तुमसे प्यार है या हमदर्दी है,
मुझे तुमसे ना कोई हमदर्दी है ना कोई प्यार है। नीचे मैंने वो सब कुछ इसलिए कहा है कि वाकई तुम मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद हो। मम्मी तुम्हें इस घर की बहू मानती है और इस घर में अगर तुम रहती हो तो सबको तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए। दैट्स इट। मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना तुम। मानो ऐसा लगता है 2 मिनट में ही श्रुति की खुशियों पे किसी ने तेजाब छिड़क दिया हो। खैर, लेकिन वो फिर भी इग्नोर करती है और फेस पे स्माइल रखती है। अक्ष कहते हैं अभी भी स्माइल कर रही हो, हद है, मैं क्या कह रही हूँ और तुम्हें स्माइल आ रही है। श्रुति कुछ नहीं कहती और कहते हैं सो जाइए। और जाके वो सोफे पे बैठने लगती हैं। तभी अक्ष कहते हैं कि 1000 बार कहा है ना बेड पे सोया करो, सोफे पे मैं सो जाऊंगी। तो श्रुति जाके बेड पे सो जाती हैं और अक्ष आके सोफे पे और समिता से बात करने लगती हैं। हालांकि उसने श्रुति को फेवर किया होता है, ये बात समिता से वो नहीं बताती, क्योंकि समिता फिर मजाक बनाएंगी या फिर कुछ और समझने लगेंगी। इसलिए वो किसी को कोई उम्मीद नहीं देना चाहती। देखते हैं कि श्रुति सो चुकी होती है तो वो चुपचाप उठती हैं, अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाती हैं और श्रुति के हाथ की तरफ करती हैं तो देखती हैं कि उनके हाथों में स्वेलिंग आ चुकी होती है। तो वहाँ से एक ऑइंटमेंट उठाती हैं और श्रुति को लगाती हैं उनके हाथ पे और लगा के ब्लैंकेट के अंदर उनका हाथ कर देती हैं और आके अपनी मेडिसिन लेती हैं, क्योंकि बिना दवाइयों के उन्हें नींद नहीं आती। तो अपनी मेडिसिन लेती हैं और समिता से बात करते करते सो जाती हैं। तो देखते हैं हम आगे से स्टोरी में क्या होगा। क्या ये वाकई प्यार की तरफ बढ़ रहे कदम है या कुछ और अजीब दास्तां है। क्या हो सकता है पता नहीं। बाय बाय, टेक केयर।